दो मेथड हैं सॉलिड स्फेयर को करने के। तो सॉलिड को या तो आप कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेरिकल शेल मान के भी कर सकते हो, उसके केस में आपको इस एक्सप्रेशन का जो आपको होलोस्फेयर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दिस मेथड। और इस केस में हमने डिस्क का जो केस लेके हमने करा, तो उसकी हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो, राइट। तो डिस्क के केस में डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर यूज किया। इट मीन्स जहां भी आप एलिमेंट लेते हो, अगर उस एलिमेंट का आपको बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द एनालिसिस एलिमेंटल मेथड यू कैन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारा। इस वीडियो में हम स्फेयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके अंदर दो तरीके के केस आएंगे, जिसमें पहला होगा आपका होलो स्फेयर, फिर हम सॉलिड स्फेयर को डिस्कस करेंगे, और एक स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप स्फेरिकल शेल के लिए एक जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, और उसकी हेल्प से फिर आप सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर के लिए भी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेयर। So moment of inertia for a sphere, लेकिन ये किस तरीके का स्फेयर है हमने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे सिंपलेस्ट जो केस रहेगा उसको डिस्कस करते हैं। वो आपका रहता है होलो स्फेयर, राइट। सो ये आपका स्फेयर है एंड दिस विल बी होलो बेसिकली, राइट। सो वी विल डिस्कस द होलो स्फेयर फर्स्ट, राइट। तो स्फेयर के केस में देखिए, आप किसी भी एक्सिस को जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर है आप कंसिडर करोगे, भले ही वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो, वाई एक्सिस के अबाउट हो, जेड एक्सिस के अबाउट हो। तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से क्या है, हर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि आपका जो एक्सिस है, लेट्स से इफ आई एम कंसिडरिंग इट टू बी दिस एक्सेस, ओके, जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर है बेसिकली, और वो आईसीएम भी आपका होता है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बेसिकली। और स्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका सेंटर में बेसिकली होगा, अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी अगर वहां पे दी हुई है। तो अगर हमें देखिए यहाँ पे दिया होलोस्फेयर, तो होलोस्फेयर के केस में आप देखोगे कि जो मास है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द सरफेस। तो इस केस में जो डेंसिटी की बात करेंगे, दैट विल बी, यू कैन से, सरफेस मास डेंसिटी, राइट। और सरफेस मास डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। और हम अज्यूम करेंगे कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का ये सिचुएशन है, क्योंकि मोस्टली आप यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ ही डील करोगे। लेकिन बिकॉज आपको अगर एलिमेंटल मेथड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर वो आपको पता है, तो आप इन जनरल भी किसी भी गिवन सरफेस मास डेंसिटी के लिए भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। सिर्फ आपको जो है, जो प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए, अगर हम इसको स्लाइसिंग अगर हम इसकी करें, किसी भी स्फेयर की आप स्लाइसिंग करोगे तो बेसिकली आपको रिंग्स मिलेंगी, और रेडियस, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की रिंग्स आपको वहां पे देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर बात करें इस केस में, तो अज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पे एक रिंग मिलता है, लेट्स से ये आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली रिंग है, ओके। तो इस रिंग का जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, राइट। और इस पॉइंट की अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करके ये करें तो ये आपकी बेसिकली रेडियस हो जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ से चेक करी जाए तो ये इस रिंग की रेडियस है, लेकिन ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग पोजीशन पे, राइट। और बिकॉज ये आपकी जो यहाँ पे ये जो आर्क है बेसिकली, ये जो आर्क जो बन रही है जिसकी वजह से ये जो इसकी बेसिकली जो थिकनेस बोल दीजिए रिंग की, या रिंग की विड्थ जो है, वो आपको देखने को मिल रही है कि ये एक आर्क में है। बेसिकली ये एक डीएस एलिमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो आप इस केस में जब हम सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं, जब हम होलोस्फेयर की बात करते हैं, तो आप ये जो डीएस एलिमेंट है इसको ये नहीं कह सकते कि अगर लेट्स से दिस इज योर जेड एक्सिस, सो डीएस विल नॉट बी इक्वल टू डी जेड, बिकॉज अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज सर्फेसिस के केस में आपका ये जो है दैट विल मैटर, जो कर्व आ रहा है वो मैटर करता है। लेकिन जब आप सॉलिड की केस की बात करोगे, जहां पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो उस केस में ये जो है उसका नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो उस केस में यू कैन अज्यूम ds to be approximately equal to dz. So dz basically मैं बात कर रहा हूँ, let's say this is your position of this is z, let's say, and the thickness you
फाइंड दैट विल बी लेट्स से dz। ओके, तो वो केस में हम सॉलिड जो स्फेयर है उसके केस में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो कर्व्ड जो है यहाँ पे दैट विल मैटर, बिकॉज देखिए सरफेस मास डेंसिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। ओके, तो सरफेस मास डेंसिटी की बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म हमने डिफाइन की, सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं। लेट्स से इसका मास कैपिटल M है और रेडियस R है, देन इट विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, सो दैट विल बी नॉट वॉल्यूम, इट विल बी बेसिकली द सरफेस एरिया, राइट। सो दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो है वो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंप्लीट, दैट विल बी गिवन समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्फेयर है बेसिकली ये कॉन्सेंट्रिक, बेसिकली नॉट कॉन्सेंट्रिक, बेसिकली ये रिंग्स जो है ये सब रिंग के जो सेंटर है अबाउट दिस एक्सिस है। ओके, और अगर आप बोलोगे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो इस टोटल स्फेयर का, दैट विल बी द सम ऑफ दीज रिंग्स बेसिकली। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि दिस आई जेड जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो दैट विल बी समेशन ओवर द, यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से इफ आई राइट इट बाय डी जेड, और ये ith कंपोनेंट में ये जो रिंग है बेसिकली आई विल राइट इट एज रिंग। तो बेसिकली जो रिंग का आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हो या समेशन कर देते हो थ्रू आउट द लेंथ, देन यू विल सी कि आपका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिंग की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम रिंग बोल रहे हैं, तो उस केस में जो हम डी आई जेड की बात कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर बेसिकली, राइट। सो दिस विल बी dm, इसका मास लेट्स से dm है, जो एलिमेंट हमने लिया है बेसिकली सरफेस एलिमेंट जो है बेसिकली यू कैन से सरफेस मास डेंसिटी के ऊपर जो एलिमेंट हमने कट किया रिंग का उसका मास dm है, तो dm एंड r स्क्वायर बेसिकली, तो ये आपका वहाँ पे एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। अगर हम बात करें एक सिंगल रिंग की, तो उसका जो dm है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डायग्राम भी थोड़ा सा एक बार रीड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा किया कि ये जो रिंग थी आपने कुछ इस तरीके से कट करी, राइट, और ये यहाँ से सेंटर था। अगर आप सेंटर से इनके जो एंड्स हैं इनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट्स से ये जो एंगल है दिस इज डी थीटा, और ये एक्सिस के अबाउट देखिए आप अलग अलग पोजीशंस पे जाओगे तो अगर आपने यहाँ कट किया है तो एंगल डिफरेंट होगा। तो इस एंगल को व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज योर थीटा एंगल, और दोनों जो थिकनेस है दैट इज मेकिंग एंगल डी थीटा ऑन टू द सेंटर बेसिकली, राइट। तो ये जो है ये आपको हमेशा यहाँ पे क्या रखना है, ये आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका ये जो मास है वो, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका जो एरिया है, अगर मैं डी ए की बात करता हूँ, जो स्मॉल एरिया जो सरफेस एरिया होगा रिंग का, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए 2 पाई आर, तो एक रिंग की एक सरफेस का एरिया यू कैन से लेंथ हो जाता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, एंड मल्टीप्लाई बाय दिस डी एस, सो डी एस इज नथिंग बट दिस आर्क बेसिकली, सो दिस इज डी एस। सो यहाँ से आप एक चीज और देख पा रहे हो कि आपको एंगल पता है एंड दिस इज योर रेडियस बेसिकली, तो यहाँ से आप ds को भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो, दैट ds विल बी इक्वल टू, you can say this will be r d theta basically, तो arc will be equal to radius multiply by the angle basically, okay। so यहाँ से dA की वैल्यू आप देखोगे that will be 2 pi r multiply by ds, तो ds की आप यहाँ से वैल्यू चेक करोगे तो this will be यहाँ से 2 pi r आ गया and this will be r d theta। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था कि यू कैन नॉट से दैट ds इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dz, बिकॉज ये चीजें जो है ये आपकी डिफर करती है जब आप सरफेस के केस में करोगे कि जो एरिया है दैट विल स्ट्रांगली बी अफेक्टेड बाय दिस वैल्यू, बिकॉज यू नो 2 पाई r एंड ds, तो जैसे ही ds की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज हुई एरर के चांसेस ज्यादा आपके यहाँ पे आने लग जाएंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, जब डिस्क होगा तो उस केस में अगर ds आपका एग्जैक्टली इक्वल नहीं भी है, थोड़ा ऊपर नीचे है, देन यू कैन से वॉल्यूम में एरर आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन सरफेस में एरर आने के चांसेस बेसिकली ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको जो है कंपेरेबल नहीं लिख सकते, ds को हमें एज ए सेपरेट आर्क की तरह हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका जो एंगल है, जो एंगल ये बना रहा है, ये जो डिस्क का जो एलिमेंट है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर रेडियस आप इसको बता रहे हो, इसका ये रेडियस जो है r है, तो आप यहाँ से क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो कि दिस इज योर एंगल थीटा एंड दिस
दिस आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा। और अगर आप इस कंप्लीट स्फेयर को अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप क्लियरली क्या देख पा रहे हो, यहाँ से थीटा कैन गो फ्रॉम 0 डिग्री टू यू कैन से 180 डिग्री, राइट। सो थीटा इज फ्रॉम यू कैन से 0 टू 180 डिग्री और यू कैन से 0 टू पाई बेसिकली। ओके, तो ये बेसिकली आपका ds हो जाता है, ये आपका r हो जाता है, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, ये dm बेसिकली अगर हम निकाल लें, बिकॉज देखिए iz अगर आप कैलकुलेट करोगे iz विल बी इक्वल टू dm r स्क्वायर बेसिकली, राइट। तो यहाँ से dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो dm विल बी इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्टली क्या देखेंगे, dm विल बी इक्वल टू dm इज नथिंग बट यू कैन से, अगर आपके पास मास वॉल्यूम डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय dv, दैट विल गिव यू दिस dm। ओके, तो यहाँ से dm की वैल्यू पुट करते हैं, तो dm हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, डेंसिटी आपको पता हुआ है, तो यहाँ पे सॉरी ये दैट विल बी योर सरफेस डेंसिटी नॉट वॉल्यूम। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस। ओके, सो दैट वी विल डू फॉर द सॉलिड स्फीयर बेसिकली, तो सॉलिड के केस में होगा ना कि यहाँ पे, तो दिस विल बी योर सरफेस मास डेंसिटी बेसिकली, राइट। सो dm आप यहाँ से क्या लिखोगे, dm विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाती है, m डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द डी ए एलिमेंट, सो दैट विल बी 2 पाई r and this will be r d theta basically. Okay, so this is your dm multiply by basically r square. तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको ये बेसिकली मैंने रो लिखा है एंड दिस इज योर डी ए बेसिकली एंड दिस इज योर आर स्क्वायर। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है डेंसिटी का, देन यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हेयर, और उस केस में आपके इंटीग्रेशन जो है वो आपका अलग हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस से, तो वो आपको हमेशा ध्यान देना है। अगेन आई एम डूइंग द मिस्टेक, इट्स नॉट द वॉल्यूम डेंसिटी, इट इज द सरफेस मास डेंसिटी बेसिकली। ओके ओके, सो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके, अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, दैट योर आई जेड विल बी इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ से आ जाएगा बाहर, एंड यू विल हैव ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास आर यहाँ पे है और आर स्क्वायर यहाँ है, दिस विल बी योर आर क्यूब एंड दिस विल बी डी थीटा। ओके, और r की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, r इज नथिंग बट r साइन थीटा बेसिकली। तो इसके एक्सप्रेशन को अगर मैं रीराइट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए दिस विल कैंसिल आउट बाय दिस, और यहाँ पे दिस इज r, सो यू कैन से आपके पास मिलेगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट, एंड द इंटीग्रेशन विल बी साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, एंड थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू पाई बेसिकली। ओके, तो आपको साइन क्यूब थीटा जो है इंटीग्रेशन है, इसको बेसिकली सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा सेपरेटली हम सोल्व कर देते हैं, राइट। तो ये आपका 0 टू पाई है, और यहाँ पे साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा की टर्म्स में हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी 0 टू पाई एंड दिस विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी साइन थीटा डी थीटा। तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेशन सोल्व करने का तरीका है, आप देख सकते हो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, या तो आप साइन क्यूब थीटा जो है उसको साइन क्यूब थीटा का एक फॉर्मूला होता है उसकी टर्म्स में लिख के भी आप कर सकते हो उसको, या फिर आप इसको ऐसे फ्रैक्शन बना के भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है इसको अज्यूम करेंगे कि योर टी, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग एक न्यू वेरिएबल, तो टी लेट्स से इट इज कोस थीटा, right, so you can say that dt will be equal to minus sine of theta and this will be d theta basically, right। तो हमें इंटीग्रेशन को किसी दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी फ्रॉम ओके, सो लिमिट ऑल्सो यू कैन से, अगर आपका थीटा फ्रॉम 0 टू पाई है, देन यू कैन चेंज t टू बी, एंड t देखिए cos 0 इज 1 एंड cos 180 इज -1, तो बेसिकली लिमिट्स भी आपकी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लोगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, and the integration is from -1 to 1, and dt will also have minus sign here, so we will have minus dt because sin theta d theta is nothing but minus dt basically। okay, तो ये एक इंटीग्रेशन सोल्व करने का तरीका है, आई होप आपने मैथमेटिक्स में ऐसा सब कुछ किया होगा, राइट। तो अलग अलग मेथड है, साइन क्यूब थीटा का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे फैक्टराइज करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, तो अलग अलग मेथड है सबके, आप जैसा आपकी मर्जी हो वैसा सोल्व आप कर सकते हैं। हम थोड़ा इजी मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फैक्टराइज करके ही आप
इसको कर पाओगे, अदरवाइज इसका साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, और अगर आप इसको सोल्व करोगे सो दिस विल बी t minus of this, you can say t cube divided by 3, and the limits will be from -1 to 1। और बेसिकली एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में आप देखोगे कि -1 to 1 है, दिस इज ऑड फंक्शन, तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड you will write it to be here you have this is from you can say minus is also there। okay, so this is you can say 1 minus 1 by 3 twice of this। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2 by 3 एंड दिस विल बी 4 by 3, राइट। तो जो इंटीग्रेशन जो है, जो आप सॉल्व करोगे, जो साइन क्यूब थीटा जो है फ्रॉम 0 to पाई, तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 4 by 3 बेसिकली, राइट। तो यहाँ से जो आई जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई जेड की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए mr² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 4 by 3, तो दिस विल कम आउट टू बी 2mr² डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है, जो कि एक होलो, अगर आपके पास एक स्फेयर है तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू द सेंटर, वो आपका 2/3 mr² निकल के आता है, राइट। तो यहाँ से इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोला जाए वो भी आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। सो दिस विल बी, यू कैन से 2mr² डिवाइडेड बाई 3, this is your iz, you can equate it to be capital M and k square multiply by k square, so k का वैल्यू आपका आ जाता है 2/3 r अंडर रूट, बेसिकली अंडर 2/3 r बेसिकली, राइट। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि लेट्स से ये आपका स्फेयर है बेसिकली, तो इसके अबाउट आपको यहाँ पे पता है दैट इज आई जेड बेसिकली, और अगर आपको पूछा जाए कि इस एज के पासिंग थ्रू अगर आप जो स्फेयर है उसके एज के अबाउट अगर आप उसको रोटेट करते हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप क्लियरली यहाँ पे निकाल सकते हो। तो दिस आई विल बी इक्वल टू, यू कैन से दिस इज नथिंग बट 2/3 mr² प्लस टोटल मास and the distance between these two is r and mr²। so you can see this will be, you can say 3 and this will be 2 5, so 5 mr² divided by 3 basically, so that will be for, you can say that will be about the edge of the hollow sphere basically। okay, तो ये आपका होलो स्फेयर का यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है कि अगर होलो स्फेयर है तो उसके केस में कैसे आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास बेसिकली निकाल सकते हो। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो सॉलिड स्फेयर है उसके केस में क्या रहने वाला है। तो नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड केस, सेकंड पॉसिबिलिटी, दैट विल बी योर सॉलिड स्फेयर। अगेन जैसा हमने इस स्फेयर को स्लाइस किया तो हमें रिंग्स मिलती हैं, लेकिन इस केस में अगर आप स्लाइसिंग करोगे तो आपको डिस्क्स मिलेंगे बेसिकली, राइट। तो लेट्स से अगर आपका ये स्फेयर है और आपने इसको डिस्क में कन्वर्ट किया, राइट, तो एक केस पॉसिबिलिटी डिस्क की बन सकती है। तो दो मेथड बेसिकली लोग यूज करते हैं। तो पहला, सबसे पहला वाला हम मेथड यूजिंग दिस होलोस्फेयर भी आप इसको कर सकते हो, तो पहले वो वाला मेथड देख लेते हैं, बाद में डिस्क वाला मेथड हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, तो ये आपका इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक सॉलिड स्फेयर जो है वो बेसिकली जो आपके थिन शेल जो है स्फेरिकल शेल से मिलके बना हो सकता है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से होलो स्फेयर बेसिकली, राइट। सो दिस इज बेसिकली होलो स्फेयर और ये आपका सॉलिड स्फेयर है, और इनके कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेरिकल शेल से बेसिकली मिलके बना हो सकता है, और इसका जो रेडियस है दैट विल बी आर, और टोटल जो रेडियस है दैट विल बी कैपिटल आर, और टोटल मास लेट्स से सॉलिड स्फेयर का कैपिटल एम है। तो इस केस में अगर आप बात करिए तो देखिए सेम वही कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया था कि आपका जो आई जेड आप यहाँ पे निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, यू कैन से आई जेड ऑफ डी आई जेड ऑफ, यू कैन से होलोस्फेयर, राइट, बिकॉज आपके पास बहुत सारे होलोस्फेयर होंगे। यहाँ पे आप होलोस्फेयर देखोगे तो बहुत सारे होलोस्फेयर्स हैं जिनके कॉन्सेंट्रिक बेसिकली हैं, तो शेल से मिलके बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो आपका सॉलिड स्फेयर हो जाता है। अब हमें ये डी आई जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। डी आई जेड जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए 2 एम
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। बट यहाँ पे ये जो मास है ये आपका टोटल m न होके ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसका मास लेट्स से dm है, राइट। तो ये m और ये m थोड़ा अलग अलग है, लेकिन इसकी r भी आप देखिए, r भी अलग अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही दिखेगा। सो आई विल राइट इट टू बी 2/3 dm r स्क्वायर बेसिकली। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है किसके लिए, व्हेन यू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो शेल बेसिकली। ओके या ओके, तो अब हम क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो टोटल अगर आप निकालोगे दैट विल बी नथिंग बट 2/3 एंड dm r स्क्वायर। तो आपको dm यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सरफेस मास डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, here we'll talk about the volume mass density because it is a 3D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर के अलावा सॉलिड स्ट्रक्चर है। इट मीन्स यहाँ पे हम जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है उसको रो से लिखते हैं, और यहाँ से यू कैन क्लियरली चेक दैट रो इज नथिंग बट m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, सो दिस इज योर डेंसिटी। ओके, नाउ अगर आप dm निकालना चाहते हो, जो एलिमेंट है इसका मास जो है दैट विल बी रो इनटू स्मॉल वॉल्यूम, जो भी इस शेल जो आपने बनाया है अगर इसका वॉल्यूम अगर आपको पता चल जाए देन यू कैन कैलकुलेट द dm इजीली। तो यहाँ से रो तो आपको पता है, लेकिन इसका आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका सरफेस एरिया की बात करो तो दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अगर उसमें आप इसकी थिकनेस भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो बेसिकली हम रेडियस जो है रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं dr थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि दैट दिस dv इज नथिंग बट दैट विल बी 4 पाई एंड r स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल r लगाएंगे बिकॉज रेडियस अलग अलग हो सकती है, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल R साइन ऑफ थीटा लिखा था बिकॉज ये कैपिटल R यहाँ पे हर शेल के लिए, हर रिंग के लिए आपका कैपिटल R उसके लिए फिक्स था। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे R लिखना है, कहाँ पे कैपिटल R लिखना है। सो दिस विल बी योर 4 पाई r स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया। अगर आपको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये बात आ गई डीएम एलिमेंट के कैलकुलेशन की कि कैसे डीएम एलिमेंट आप निकालोगे। अब देखिए, ऊपर वाले के अंदर सब्सटीट्यूशन करना है और इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने का। सो नाउ वी विल हैव आई जेड, दिस विल बी इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे डीएम एलिमेंट की वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले डेंसिटी रखते हैं, तो डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर आपको रो का कुछ एक्सप्रेशन दिया जाए उसको आपको इंटीग्रेशन में रखना है, तो उसके अंदर हो सकता है कोई आर की टर्म उसमें हो सकती है, राइट। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है उस केसेस में। ओके, सो दिस विल बी m डिवाइडेड बाई 4/3 n पाई r क्यूब। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, हमने बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई बाय, यू कैन से, यहाँ से देखिए दिस इज नथिंग बट रो बाहर आ गया एंड दिस इज यू कैन से dv। तो इसमें 4 पाई कॉन्स्टेंट है, विल टेक इट आउट, और यहाँ से आ गया r स्क्वायर dr। तो ये तो बात आ गई dm की। मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, राइट। और r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, कैपिटल R तक जा सकती है, तभी ये जो है कंप्लीट एक स्फेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो तो देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 3 भी ये कैंसिल आउट हो रहा है एंड ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास वैल्यू कैसे मिलती है, आपको मिलती है 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीग्रेशन आ जाता है r⁵ डिवाइडेड बाई 5, और ये 0 to r। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे तो 2/5 mr स्क्वायर आपके पास वैल्यू मिल जाती है। तो ये एक मेथड है कैलकुलेशन करने का। तो आप देख पा रहे हो कि इस वाले केस में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा था, लेकिन जब आप जो होलोस्फेयर के केस में जो एक्सप्रेशन आया उसकी हेल्प से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो काफ़ी ईजी आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर आप सॉलिड स्फेयर की बात करो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम निकल के आ रहा है बजाय आपके होलोस्फेयर के। इट मीन्स मास अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आता है बेसिकली, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट mr स्क्वायर बेसिकली। ओके, सिमिलरली डिस्क का अगर आप चेक करोगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है कंपेयर टू रिंग। तो वो सब चीज़ें बेसिक आपको ऑलरेडी पता ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में, है कि ओके। तो ये आपका यहाँ पे सॉलिड स्फेयर का हो जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि जब हम ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं तो एक जनरल केस भी डिस्कस करते हैं, लाइक शेल की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा केस आप शेल को भी कंसिडर कर सकते हो। बस उसके केस में होगा क्या, सिमिलर सिचुएशन होगी, उसमें भी वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा, लेकिन जो रो की जो वैल्यू है दैट विल डिफर बेसिकली। कैसे डिफर करेगी, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमने शेल की बात करनी है,
तो ये जो शेल है बेसिकली इसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस लेट्स से r1 r2 बेसिकली हम लिख रहे हैं, तो टोटल मास m है, तो इसका रो का एक्सप्रेशन जो है दैट विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1, sorry it will be cube, right? So it's not square, it will be cube minus, so basically this will be the rho in this particular case. Similarly लिमिट्स भी जो है इंटीग्रेशन की वो आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, दैट विल बी फ्रॉम r1 टू r2. तो बाकी सब चीज़ें इसके अंदर आपको पुट करना है. तो यहाँ से अगर आप iz इस केस के लिए निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बाकी सब चीज़ें सेम है. इसके अंदर भी हम एक स्फेरिकल शेल ही कंसिडर करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, उसकी लिमिट बस चेंज हो जाएगी. यहाँ से 0 से r होती थी, यहाँ पे लिमिट आपकी r1 टू r2 हो जाएगी बेसिकली, ना कि 0 टू r. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मास अलग है, इसका शेप अलग है, तो डेंसिटी भी अलग, बेसिकली एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हो जाता है जो कि इस तरीके का. ओके, तो आई जेड यहाँ पे निकालोगे तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है 2/3 और मल्टीप्लाई बाय m एंड दिस 4 पाई विल ऑल्सो बी देयर, 4/3 पाई r क्यूब एंड इन प्लेस ऑफ r क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, विल हैव r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब. ओके, एंड सिमिलरली हियर वी हैव 0 टू r. ओके, सो इन प्लेस ऑफ 0 टू r यहाँ पे आप r1 टू r2 लगा दोगे, राइट? तो दिस विल बी r1 टू r2 एंड r स्क्वायर और यू कैन से r टू द पावर 4 एंड dr, राइट? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा आपको सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज होगा किसका, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब की जगह आप लिख दोगे r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे आपका 5 भी आ जाता है नीचे, और यहाँ पे आ जाता है r2 टू द पावर 5 माइनस r1 टू द पावर 5. तो ये आपका एक शेल के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली आ जाता है, और ये जो है ये आपका सॉलिड के लिए आ जाता है, और ये आपका एक होलो शेल होलो स्फेयर के लिए बेसिकली निकल के आ जाता है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक चीज़ मैंने स्पेशली एक स्पेशल केस मैंने बताया था आपको, तो उसके अंदर आप बोलते हो कि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है, तो वो आपका होलो का केस होता है. अगर आपका r1 इज इक्वल टू 0 एंड r2 इज इक्वल टू r, दैट विल बी द केस ऑफ सॉलिड. ओके, लेकिन ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने यहाँ पे r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r यहाँ पे पुट किया, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन 0/0 आ रहा है, बट ऐसे नहीं होता. जब आप इसमें वैल्यूज जब सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे वाली जो टर्म है उसमें ऊपर वाली टर्म से कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल जरूर होंगी. तो दैट्स व्हाई यू विल हैव एक्सप्रेशन टू बी इक्वल टू द होलो, दैट विल बी 2/3 mr स्क्वायर. तो ये वो चीज़ है, आपको फैक्टराइज करके इसको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 0 हो जाएगा. इससे अच्छा है कि हम इसका सेपरेटली निकाल लें इन प्लेस ऑफ स्पेशल केस से, क्योंकि स्पेशल केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फैक्टराइज टर्म को कैंसिल आउट करना. लेकिन सॉलिड का एक्सप्रेशन इजीली आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 2/5 mr स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे r1 0 हो जाएगा, r2 आपका r के इक्वल हो जाएगा. होलो के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन होलो का जब आप डिस्कस करोगे तो ऐसा भी आप यूज करोगे, दैट वुड बी मच बेटर देन द जनरल केस. तो ये आपका शेल का केस आ गया, ये आपका सॉलिड स्फेयर का केस आ गया, ये आपका एक होलो स्फेयर का केस आ गया. सिमिलरली एक होलो स्फेयर में भी आप, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी किसके केस में, जब हमने होलो के अंदर अगर इसके अबाउट निकाला था, सिमिलरली अगर आप इसके अबाउट अगर यहाँ पे निकालना चाहते हो, राइट, लेट्स से ये सॉलिड स्फेयर था और सॉलिड स्फेयर के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालना चाहते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2/5 mr स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो प्लस mr स्क्वायर बेसिकली, बिकॉज इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है दैट विल बी r. तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना. सो दिस विल बी, यू कैन से 5 + 2 इट विल बी 7/5 mr स्क्वायर. ओके, तो ये बेसिक सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये तो आई होप आप कर लोगे. अब जैसा मैंने यहाँ पे एक चीज आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे जो हमने होलो स्फेयर का केस डिस्कस किया, हमने क्या बोला यहाँ पे कि जब आप सरफेस की बात करते हो तो आप ds को dz के इक्वल नहीं बता सकते, बिकॉज सरफेस में थोड़ा सा भी कर्व का चेंज आपका सरफेस में ह्यूज चेंज को यू कैन से शो करता है. लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होता है. तो इस चीज का यूज करके आप एक सॉलिड स्फेयर का एक सेकंड मेथड भी निकाल सकते हो. जैसा कि मैंने बोला कि स्लाइस करोगे तो डिस्क मिलेंगी, और इस केस में आपको रिंग्स मिल रही थी, तो सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे होगी. तो यहाँ पे सॉलिड है,
लेकिन सेकंड मेथड मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा, ताकि आपको दो मेथड अगर याद रहें तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया और यहाँ पे जो सॉलिड के केस में डिस्कस कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैं स्फेयर यहाँ पे बना देता हूँ लेट्स से कि, तो लेट्स से ये आपका एक स्फेयर है। ओके, और यहाँ पे अगर आपने डिस्क कट करी है, लेट्स से ये आपका डिस्क यहाँ पे आपने कट करा है। ओके, और यहाँ से लेट्स से इसकी डिस्टेंस z है और इसकी थिकनेस लेट्स से dz है। तो उस केस में हम ds की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं ds एंड dz आर कंपेरेबल, सो वी विल टेक इट टू बी dz इन प्लेस ऑफ ds। कॉम्प्लिकेशंस जितनी कम हम लेंगे उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका अलग हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो टर्म ही नेग्लिजिबल है, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी रेडियस r हो जाती है, और यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करते हो सेंटर से, तो दिस विल बी योर कैपिटल R। ओके, अगर हम रो की बात करें तो रो तो आपका यही एक्सप्रेशन रहेगा सॉलिड के केस में, राइट। रो कितना रहेगा इसके केस में, अगर मैं रो यहाँ पे लिखना था, रो विल बी m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब बेसिकली। ओके, और अगर इसके डी वी एलिमेंट की बात करूँ तो देखिए दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एन एच। बेसिकली एक सिलिंड्रिकल शेप में एक कट हो रहा है आपका जो पोर्शन है, डिस्क नहीं है वो, बेसिकली कुछ थिकनेस के साथ जरूर होगा। तो ये जो थिकनेस है, ये आपकी थिकनेस कितनी हो जाती है, दैट विल बी डी जेड, बेसिकली पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी जेड। ओके, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट योर दिस आर, आई विल राइट इट डायरेक्टली, दैट योर स्मॉल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, बिकॉज देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये जेड, तो एक पर्टिकुलर जेड डिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप लिमिट की बात करोगे कि जेड कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो z जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, तो सेंटर टू यहाँ की डिस्टेंस माइनस आर हो जाती है और यहाँ पे आर हो जाती है, तो z जो है यू कैन से इट विल गो माइनस आर टू कैपिटल आर, तो दिस विल बी योर लिमिट फॉर यू कैन से आर। ओके ओके, नाउ हमें सेम कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा कि एक डिस्क के केस में अगर आपको पता है, हमने क्या बोला, हमने बोला दैट आई जेड विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई जेड ऑफ ए डिस्क। तो इस डिस्क के पैरेलल बहुत सारी डिस्क होंगी, तो सारी डिस्क का सम जो है दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर बेसिकली। ओके, तो यहां से हमें पता क्या है कि जो डी आई जेड जो है दैट इज नथिंग बट डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या डिस्कस किया था एक डिस्क के केस में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका मास जो है एलिमेंट का वो dm है, सो ऑब्वियसली इट विल बी dm r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको iz निकालना है बेसिकली। तो iz निकालना है, फर्स्ट आप dm की वैल्यू देखिए, तो dm विल बी रो मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। तो रो किसकी वैल्यू होगी, रो की वैल्यू आप सबसे पहले रखिए, तो रो वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर लिख देता हूं मैं, तो दिस विल बी 4/3, दिस इज पाई आर क्यूब। ओके, सिमिलरली रो इंटू डी में आपको यहाँ पे पाई कांस्टेंट दिख रहा होगा, राइट। ओके, सो अब इंटीग्रेशन में लिखते हैं, तो दिस इज योर आर स्क्वायर डी जेड। सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्या चीज, डीएम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी आप करेंगे तो दिस विल बिकम 8 लेट्स, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ओके, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा वरना, सो आई कैन राइट इट टू बी डायरेक्टली 8। ओके, और यहाँ पे ये 3 जो है इसको हम ऊपर लिख देते हैं, सो दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। और लिमिट जो है, अब देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पे डी जेड है, तो दोनों जो है वो आपके सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज आर भी वेरिएबल है और डी जेड भी वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम टर्म्स में बेसिकली होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द इंटीग्रल बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आर अगर आप देखो तो यहाँ से आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो अगर मैं ओनली इंटीग्रल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डी जेड तो माइनस आर टू आर है, और अगर इंटीग्रल में वैल्यू पुट करोगे तो अगर यहाँ पे देखो तो आर स्क्वायर की मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड डी जेड। तो आप देख लीजिएगा, साथ साथ लिखोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने थोड़ा
स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा वरना। ओके, तो अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं ओनली इंटीग्रल को लेके चलूँ तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, बिकॉज हमें आर टू द पावर यहाँ पे कितना निकल के आया, बिकॉज देखिए दिस इज आर स्क्वायर और यहाँ से भी आर स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो आर टू द पावर 4 था बेसिकली। तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा उसको, अगर आर स्क्वायर पहले लिखा हो तो, लेकिन आर टू द पावर 4 था बेसिकली। ओके ओके, तो आर टू द पावर 4 मीन्स दिस इज आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टू द पावर 2। तो अगर आप इसको स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास टर्म क्या मिलेंगे, आर टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर z to the power 4, but it will be a plus value z to the power 4 minus 2r square z square। तो ये आपने ओपन कर लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो कितनी वैल्यू आई, लेट्स से इफ आई एम राइटिंग इट बाय स्मॉल आई इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस विल बी r टू द पावर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, z टू द पावर 0 बेसिकली, तो z आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। प्लस में z टू द पावर 4 मीन्स z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी एज इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाता है z क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका माइनस आर टू कैपिटल आर। ओके ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, माइनस आर टू आर अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखिए z नेगेटिव वैल्यू निकालता है, माइनस आर के केस में ये भी नेगेटिव वैल्यू निकालेगा, और ये क्यूब है तो ये भी नेगेटिव निकालेगा। तो बेसिकली एक ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन के केस में 0 टू आर लिख सकते हो, 2 बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो बेसिक सा मैथमेटिक्स होता है। आई होप आपको पता हो वो चीज, राइट। तो डायरेक्टली आप इसके केस में क्या है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो देखते हैं कितना आता है। तो आई जस्ट राइट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड you will have r to the power 5, so r to the power 5 plus r to the power 5 divided by 5 minus 2 r to the power 5 divided by 3, right। so now we'll take the LCM, so यहाँ पे multiply में 2 हो जाता है and this will be 15 and this will be 15 plus 3 minus 10 and this will be basically 8, so 2 into 8 divided by 15। ओके, सो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो ये आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है इंटीग्रल की जगह। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो iz की वैल्यू है आप सब्सटीट्यूट करिए, देखिए 8 से 8 कैंसल्ड आउट हो जाता है, 2 ऊपर रह गया 3, 5 3 जा 15, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस विल बी योर 5, सो दिस विल बी योर 2/5 mr स्क्वायर। ओके, सो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हमने जो इंटीग्रेशन बेसिकली जो किया है वो कैसे किया। ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे करोगे, और यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 15 वैल्यू आई इंटीग्रेशन की, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना है। उसके बाद iz 2 डिवाइडेड बाई 5 आया, और यहाँ से भी 2 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर। तो बेसिकली दो मेथड हैं सॉलिड स्फेयर को करने के। तो सॉलिड को या तो आप कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेरिकल शेल मान के भी कर सकते हो, उसके केस में आपको इस एक्सप्रेशन का जो आपको होलोस्फेयर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दिस मेथड। और इस केस में हमने डिस्क का जो केस लेके हमने करा, तो उसकी हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो, राइट। तो डिस्क के केस में dmr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर यूज किया। इट मीन्स जहां भी आप एलिमेंट लेते हो, अगर उस एलिमेंट का आपको बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द एनालिसिस एलिमेंटल मेथड, यू कैन से। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी कि यहाँ पे ds इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dz, लेकिन यहाँ पर आप नहीं करोगे, बिकॉज सर्फेसिस के केस में जो एरर है वो आपके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं व्हेन यू टेक dz इन प्लेस ऑफ ds। ओके, सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये समझ आ गया होगा, जहाँ पे हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे होलो के लिए हमने निकाला, देन वी मूव टू सॉलिड स्फेयर, और यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल के केस में भी हमने डिस्कस किया, और देन वी डिस्कस्ड a different method for, you can say, calculating the moment of inertia about the center for a solid sphere basically, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video. Thank you.